एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं गरिमा विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के थॉट से, विच इज़ द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे। So, we should not doubt our today. We should keep our spirits always high. We should keep working towards achieving our goal. This thought has been quoted by Franklin D. Roosevelt. He was the 32nd President of United States of America. तो चलिए हाई स्पिरिट के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ our very own phylum Arthropoda. तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ टर्म्स को जान लें, क्योंकि उनका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होना है, तो हमें चाहिए कि हम उससे अवेयर होके रहें। तो शुरुआत में हम कुछ टर्म्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम आर्थ्रोपोडा पे आएंगे। तो सबसे बेसिक टर्म है टेक्सोनॉमी। Yes, taxonomy, it is a theory and practice of identifying, describing, naming and classifying organisms. Taxonomy जो है वो theory और practice दोनों है किसी organism को identify करने का, उसको describe करने का, उसके बाद उसका naming करने का, और नेमिंग करके उसको कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का। टेक्सोनॉमी को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड गामा टेक्सोनॉमी। जो अल्फा टेक्सोनॉमी है हमारा, वो नेमिंग और कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्पीशीज से डील करता है। जो बीटा टेक्सोनॉमी है हमारा, वो स्पीशीज़ के अरेंजमेंट को डील करता है, यानी जो बायोलॉजिकल हायरार्की है उसमें किस स्पीशीज़ का अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए, ये बीटा टेक्सोनॉमी डील करता है। गामा टेक्सोनॉमी, ये जो लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशंस to understand speciation, evolution rates and trends. गामा टेक्सोनॉमी जो है वो इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन से डील करता है, जिससे हम स्पेसिएशन समझ सकें, जो इवोल्यूशन रेट्स है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का और किस ट्रेंड में इवोल्यूशन हुआ है वो समझ सकें। अब हम आते हैं टर्म सिस्टमैटिक्स की तरफ। कभी कभी लोग जनरलाइज कर देते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को। नहीं, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। सिस्टमैटिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनके बीच का रिलेशनशिप। जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, दे टुगेदर constitute a community, then we need to study the kind and the diversity of the organisms which are residing there. वो कितना डाइवर्स्ड है, उसका काइंड और डाइवर्सिटी को स्टडी करना और उनके बीच में जो संबंध है वो संबंध स्थापित करना और उसके बारे में जानना इज़ सिस्टमैटिक्स। अब हम आते हैं टर्म क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन क्या है? सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं अरेंजमेंट, डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंजमेंट। दिस इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन इज़, और यही टेक्सोनॉमी में भी होता है, विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उनके रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। ऑलराइट, अब हम आते हैं जानने के लिए कि
कौन से ऐसे लोग हैं जिनको क्लैडिस्ट्स कहते हैं? क्लैडिस्ट किस तरह के सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई करते हैं या फिर किस तरह की कैटेगरीज़ की पढ़ाई करते हैं? तो क्लैडिस्ट वो होते हैं, वैसे टाइप के सिस्टमैटिस्ट्स होते हैं जिनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बेस्ड होता है कॉमन एंसेस्ट्री, रीसेंसी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री में। वो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ जो होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको अवॉइड कर देते हैं। वो कॉमन एंसेस्ट्री देखते हैं। क्लैडिस्ट कॉमन एंसेस्ट्री देखते हैं। उनका क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री है। सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ जो एग्जिस्ट करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बेसिस पे नहीं होता है। अब हम आते हैं टेक्सॉन के बारे में जानने के लिए। टेक्सॉन जो है वो एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्की क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रियल ऑर्गेनिज्म, जो कि एक फॉर्मल यूनिट फॉर्म करते हैं और they are formed at any level of hierarchy classification. अब हम आते हैं कीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टेक्सोनमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम कोई स्पीशीज़ लेते हैं या फिर कोई भी एक स्पेसिमेन लेते हैं तो उसको पहचानने के लिए, उसके बारे में उसकी करैक्टर्स को जानने के लिए हम उसकी कीज़ रन करते हैं। तो कीज़ क्या होती है? ये एक अरेंजमेंट है। इट्स द टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़, जेनेरा या फिर ऑर्डर। जो हायरार्की क्लासिफिकेशन है उसको नैरो डाउन करते करते हम स्पीशीज़ तक आते हैं। उसकी कीज़ को रन करते हुए उसकी स्पीशीज़ तक आते हैं। सो a key is tabular arrangement of species, genera, orders or other classification categories which is based on characters and traits that serve to identify them. अब जैसे मानो कोई हम स्पेसिमेन लेते हैं तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से है, फिर हम कीज़ रन करेंगे तो फिर उससे पता चलेगा कि ये उस कैरेक्टर्स की कीज़ को रन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसके कैरेक्टर्स जो हैं जो इस की से मैच कर रहे हैं वो इस सब फाइलम से बिलोंग करता है, सपोज़ यूनिरामिया से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर कीज़ रन करेंगे, फिर हम आते हैं कि ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। कीज़ रन करके पता चलेगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। चलिए, क्लास तक तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम फर्दर कीज़ रन करेंगे कि उसकी कीज़ किससे मैच करते हैं, तो फिर हम ग्रुप तक नैरो डाउन करेंगे, ऑर्डर तक नैरो डाउन करेंगे कि इंसेक्ट, क्लास इंसेक्ट के मानिए हाइमेनोप्टेरा ग्रुप ऑर्डर तक इसके कीज़ मैच कर रहे हैं। अब फिर फर्दर की मैच करेंगे, फिर फैमिली पे जाएंगे, ठीक है, फिर फैमिली के कीज़ रन करके जीनस पे जाएंगे, फिर जीनस के कीज़ रन करके हम स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज़ हाउ कीज़ वर्क। ऑलराइट, अब हम आते हैं दो टर्म्स में जो हमेशा कंफ्यूज करता है। एक है होमोनिम और एक है सिनोनिम। होमोनिम होता है जब हम टू और डिफरेंट टैक्सा को एक ही नाम देते हैं, जैसे कि दो टैक्सा है या दो से ज़्यादा टैक्सा है, वो डिफरेंट है लेकिन एक कॉमन नेम दिया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल वॉर्म, ये कॉमन नेम यूज़ किया जाता है, कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन रियल में मोर देन 5 स्पीशीज़ ऑफ बॉल फीडिंग इंसेक्ट्स हैं, कॉटन बॉल फीडिंग इंसेक्ट्स हैं। जो उनका कॉम्प्लेक्स है उसको हम ओवरऑल बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसमें एक्चुअली 5 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बॉल फीडिंग इंसेक्ट्स होता है। वेयर एज सिनोनिम्स में
सेम टेक्सॉन होता है लेकिन नाम अलग अलग दिया होता है। जैसे कि एक पेस्ट होता है ग्राम पॉट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजरा, उसको हम कभी ग्राम पॉट बोरर बोलते हैं, कभी अमेरिकन बॉलवॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से एक स्पीशीज़ का दो नाम है या दो से ज़्यादा नाम है तो उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं थोड़ा सा और बोरिंग पार्ट देखते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ऑलराइट, अब देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द कीज़ होती हैं ना, जब हम कीज़ रन करते हैं तो दे आर डाइकोटोमस, मतलब दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग इनटू टू और दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। जैसे कि कोई कीज़ हम रन कर रहे हैं, मानो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के फोर टिबिया में सम काइंड ऑफ ब्रिसल्स है, ठीक है, कपलेट के फॉर्म में हो गया। फर्स्ट हो गया ब्रिसल्स है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरा हो गया कि उसके फोर टिबिया में ब्रिसल्स नहीं है, तो उसके बाद फिर हम उसके दूसरे कैरेक्टर्स पे आएंगे। फिर मानो दूसरा हो गया कि उसका जो पर्टिकुलर विंग वेन है उसमें उसकी कोई अलग फीचर हो गए। तो इस तरह ये इसमें हमेशा एक क्लियर कट ऑल्टरनेटिव होता है। ये कपलेट के फॉर्म में होता है कि हाँ, अगर उसके इस उसमें ये कैरेक्टर है तो वो इस फैमिली का है, और उसमें अगर ये कैरेक्टर नहीं है तो फर्दर उसके और कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये कपलेट के फॉर्म में होता है, हमेशा पेयर में होता है। एक कैरेक्टर आ गया तो वो उस फैमिली का हो गया, अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो फिर उसके बारे में और उसके ट्रेड्स को देखेंगे, फिर वो फर्दर वो ट्रेड जो है वो कपलेट के फॉर्म में होगा। और कीज़ जो है वो कभी कभी एक सिंगल कैरेक्टर से भी बना हो सकता है, मतलब एक की जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंटेन करेगा, उसको मोनोथेटिक की कहते हैं, या फिर एक से ज़्यादा करेगा तो पॉलीथेटिक की। लेकिन पॉलीथेटिक की जो है वो हमेशा ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मोनोथेटिक कीज़ जो है कभी कभी होता है कि मानो पर्टिकुलर फैमिली के लिए हम कीज़ रन कर रहे हैं, तो अगर वो मोनोथेटिक की है और हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि हाँ, ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन एक्सेप्शंस भी तो हो सकते हैं ना। तो ऑर्गेनिज़म कभी कभी कोई ऑर्गेनिज़म कोई स्पेसिमेन है जो एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो अगर हम मोनोथेटिक की लेंगे और हमें पता भी नहीं होगा कि ये उसका एक्सेप्शन है और हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि उसके अलावा वो सारा फीचर्स, सारा कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता रहेगा। इसलिए मोनोथेटिक की एक्सेप्शंस के केस में डिसएडवांटेजेस हो जाता है, इसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा हैं। और इफ़ द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज़ ब्रोकन, अगर हमारे पास जो स्पेसिमेन है उसका वो बॉडी पार्ट जो है वो टूटा हुआ है जिसके बारे में की का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो की यूज़ में नहीं रह जाएगा। मानिए हम डिस्कस करते हैं कि उसके फीमर पे ब्रिसल्स है, लेकिन हमारे पास एक ही स्पेसिमेन है और उसका फीमर नहीं है, 4 फीमर नहीं है, तो वो स्पेसिमेन किसी काम का नहीं रह गया, हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, और हमारे पास एक ही की है। इसलिए पॉलीथेटिक की इज़ more advantageous over monothetic keys. Further, keys can be classified based on evolutionary principles also, जैसे कि phylogenetic की। phylogenetic की मतलब जो की evolutionary relationship पे based हो, और ये and the group appears only once in the phylogenetic key. और arbitrary, whereas in arbitrary key the taxa और the group ये बहुत सारे प्लेसेस पे अपीयर होता है, इसलिए arbitrary की is more advantageous than phylogenetic की।
फाइलोजेनेटिक की जो है वो इवोल्यूशनरी बेसिस पे होता है और बस एक ही बार अपीयर होता है फाइलोजेनेटिक की। वेयर एज द आर्बिट्ररी की ये जो है वो सेवरल प्लेसेस पे अपीयर होता है एंड विच इज़ वाई इट इज़ मोर एडवांटेजियस दैन फाइलोजेनेटिक की। अब हम आएंगे थोड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे। अब समझने की ज़रूरत नहीं, अब आता है रटने वाला पार्ट। ठीक है, सबसे बेसिक है, ये आपको मालूम होगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, सब जानते हैं, याद रखना ज़रूरी है। कभी कभी आ जाता है और माइंड से स्लिप हो गया तो फिर रिग्रेशन होता है बहुत, इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इट वॉज गिवन बाय हाइमन, ये कभी कभी पूछता है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पूछता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम वॉज गिवन बाय हाइमन। अब जो टर्म स्पीशीज़ है, टर्म स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द साइंटिस्ट जॉन रे। टर्म स्पीशीज़ जॉन रे। स्पीशीज़ का डेफिनेशन क्या है? स्पीशीज़ जो है अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस which are reproductively isolated from other such groups but morphologically distinguishable. स्पीशीज़ जो है एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन है जो दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है लेकिन आपस में भी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ टाइपोलॉजी एंड इम्प्रेसिज्म इन टेक्सोनॉमी। टाइपोलॉजी एंड इम्प्रेसिज्म एस्पेक्ट्स जो है टेक्सोनॉमी का, उसके फाउंडर है एडानसन। अब एक इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन हम पढ़ेंगे जो आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, ICZN, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये कभी कभी आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कमीशन को कोड नहीं पढ़ना है। लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से मार्कअप कर लीजिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है जो कि ऑथराइज किया जाता है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जूलॉजी। इसको कंफ्यूज नहीं, ICZN इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जूलॉजी। इसमें टोटल 90 आर्टिकल्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। 90 आर्टिकल्स, 18 चैप्टर्स। ऑलराइट, अब जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किस डेट को माना जाता है? वो है 1 जनवरी 1758। जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जब शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, वो हम एक जो एस्टिमेटेड डेट है वो है 1 जनवरी 1758। अब हम देखेंगे कुछ जो बेसिक्स है, जब हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं साइंटिफिक नेम्स लिखने की, जिसको हमें हमेशा फॉलो करना है एज अ साइंस स्टूडेंट। जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो साइंटिफिक नेम लिखने का जो बेसिक नॉर्म है वो ये है कि पहले हम जेनरा का नाम लिखते हैं, फिर हम स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं। तो जब हम टाइप कर रहे हैं, जब लैपटॉप में टाइप कर रहे होते हैं, तो हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, दे शुड बी इटैलिसाइज्ड। एंड जब हम नोटबुक पे लिख रहे होते हैं तब साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। तो पहला नेम होता है जेनरा का, वो कैपिटल में शुरू करना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। और जो स्पीशीज़ होता है, जो दूसरा नाम है, फॉर इंस्टेंस होमो सेपियंस लेते हैं, होमो इज़ द जेनरा, तो होमो में H कैपिटल होगा और सेपियंस में S स्मॉल होगा। जेनरा स्पीशीज़, जेनरा शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज़
should start with the small letter. और कभी कभी हम सब स्पीशीज़ भी यूज़ करते हैं. जब हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं तो उसमें हम सब स्पीशीज़ भी इंक्लूड करते हैं. तो सब स्पीशीज़ आर ऑल्सो subspecies should also be written in small letters. और जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, दे आर लैटिनाइज्ड. उनको इटैलिक्स में लिखना है या फिर लिखकर उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली. ऐसा नहीं कि एक ही लाइन ड्रॉ कर दिए जीनस स्पीशीज़ के लिए, नहीं. जीनस के लिए अलग से अंडरलाइन, स्पीशीज़ के लिए अलग. ये बार बार इम्फेसाइज करके बता रहे हैं. जब हम लैपटॉप में टाइप करते हैं तो इट शुड बी इटैलिसाइज्ड एंड नॉट अंडरलाइंड. लेकिन जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइंड. और जब हम अथॉरिटी नेम लिखते हैं, मानो किसी साइंटिस्ट का नाम एसोसिएटेड है किसी स्पीशीज़ से, तो वो कैपिटल लेटर से लिखना है और वो इटैलिसाइज नहीं होगा. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, कोनोपोमॉर्फा साइनेंसिस ब्रैडले. ब्रैडले इज़ द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस पेस्ट. उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था इस पेस्ट का, तो इसलिए हम ब्रैडले जब लिखेंगे तो वो इटैलिसाइज नहीं है, जबकि कोनोपोमॉर्फा साइनेंसिस जो है वो इटैलिसाइज्ड है. The author name is put in bracket if the taxa has been reclassified and placed in another group. लेकिन अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं डिस्क्रिप्शन में तो ऑथर का नाम हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे अगर टैक्सा जो है वो रिक्लासीफाई किया गया है और दूसरे ग्रुप में प्लेस किया गया है. ये हम देखेंगे कभी कभी आप यू विल एनकाउंटर दिस व्हाइल स्टडिंग. वो ब्रैकेट में LINN या फिर बहुत सारा है. You will get to know by yourself, but you have to keep this in mind. फिर से रिपीट कर देते हैं. जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, स्पीशीज़ नेम स्मॉल में होना चाहिए. लैपटॉप में टाइप करें तो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए. लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए. अगर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में अगर सब स्पीशीज़ इंक्लूड कर रहे हैं तो दे शुड बी इन स्मॉल लेटर. लेकिन अगर हम किसी अथॉरिटी का नाम या किसी साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड कर रहे हैं तो दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. Too much information for today. I just hope it is not going very boring. थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन उसके बाद जब हम ये फेज क्रॉस करेंगे, जब हम मॉर्फोलॉजी में आएंगे, then it will become very interesting. Just have patience and be with me. अब हमने जैसा डिस्कस किया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जब किसी क्लासिफिकेशन में सब स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मतलब जीनस, स्पीशीज़ और स्पीशीज़ के बाद भी नैरो डाउन करके हम सब स्पीशीज़ पे आते हैं, तो उसको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. जैसे हेडलाउस, जो हमारी जुएँ होती हैं ना, उसमें उसका साइंटिफिक नेम है पैडिक्यूलस ह्यूमैनस, लेकिन उसमें सब स्पीशीज़ इंक्लूड करेंगे तो पैडिक्यूलस ह्यूमैनस कैप्टस. ऑलराइट, दिस इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. अब हम डिस्कस करते हैं डीम. डीम जो है ये लोकल पॉपुलेशन है, किसी स्पीशीज़ का लोकल पॉपुलेशन और द कम्युनिटी ऑफ पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल एट अ गिवन लोकेलिटी. किसी स्पीशीज़ का लोकल पॉपुलेशन या फिर जो पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल है उनकी कम्युनिटी जब किसी लोकेलिटी में प्रेजेंट होती है तो उसको हम डीम कहते हैं. व्हाट इज़ रेस? हमें लगता था स्पीशीज़ पे आके रुक जाएंगे, नहीं. स्पीशीज़ के बाद भी तो ओवरऑल 33 कैटेगरीज होती है. तो स्पीशीज़ और डीम के बीच का जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है इट इज़ नोन एज रेस. कोहॉर्ट. कोहॉर्ट जो है वो जो कैटेगरी है वो क्लास और ऑर्डर के बीच की कैटेगरी है. मैंने कहा कि टोटल 33 होते हैं. ऑलराइट, सो कोहॉर्ट एग्जिस्ट बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर. अब हम आते हैं
कुछ जो बेसिक्स है हमें जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है वो फैमिली का नाम है या फिर सुपर फैमिली है या फिर सब फैमिली है या फिर ट्राइब है। तो जैसे कोई नाम है और उसके लास्ट में OIDEA है, ओइडिया, देन इट इज़ सुपर फैमिली। ठीक है। और अगर कोई फैमिली है तो उसके लास्ट में आइडिया होगा, IDEA। अगर कोई सब फैमिली है तो वो उसके लास्ट में होगा INAE। और अगर ट्राइब है, ट्राइब भी एक कैटेगरी है, जैसे हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल 33 कैटेगरीज होती हैं। तो ट्राइब जो है इट एंड्स विथ INI। सुपर फैमिली ओइडिया, फैमिली आइडिया, सब फैमिली INA, ट्राइब इनी। क्लियर? अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अब बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। थोड़ा बोरिंग है, आई अंडरस्टैंड, मेरे को भी लगता है बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये सब जानना और सबके बीच में डिफरेंसेस जानना, सबको डिस्टिंग्विश करके पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए विल स्टडी दिस प्रॉपरली, वी हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम आएंगे फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा पे। ऑलराइट, चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक्स। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग देयर।